दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बड़ी जानकारी दे दे, बजट सत्र से पहले पारंपरिक खीर सेरेमनी की गई। वंदे मातरम के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार दिल्ली का बजट पेश करेंगी। वहीं दिल्ली की आम जनता, व्यापारी, महिलाओं, हर वर्ग को साधने की कोशिश किए जाने की संभावना है। जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए ये बजट चुनौतीपूर्ण भी रहेगा और हर वर्ग को साधे, क्योंकि चाहे आप कच्चे तेल के दामों की बढ़ोतरी की बात कर लें और विशेष रूप से गैस सप्लाई जो बाधित हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, उसको देखते हुए एक पैनिक क्रिएट हो गया। विशेष रूप से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में डर है कि रसोई का कहीं बजट ना बिगड़ जाए, कहीं गैस की किल्लत ना हो जाए या गैस के दाम और ज़्यादा ना बढ़ जाए। पहले ही दाम बढ़ा दिए गए हैं और महंगाई क्योंकि बढ़ रही है, इससे सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। अब उम्मीद यह है रेखा सरकार से कि कुछ ऐसा पिटारा खुले कि महंगाई से उन्हें राहत मिले। अब किसको क्या मिलता है देखने वाली बात होगी। व्यापारी, महिलाएं, शिक्षक, स्टूडेंट्स, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार दिल्ली का बजट खास हो। नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक, और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी। ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया। मेहनत किस तरह की जा सकती है ये जनमानस के समझ में आया। देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य, ये उनके हर आचरण में हम सब ने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24/7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, ये लगातार पूरी दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी जन नीतियों के द्वारा, विदेश नीति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा देश को गड्ढों से निकाल करके एक नई इमारत बना करके दी, जिसमें देश के हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, समस्त जनता को, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क, जिन्होंने तकनीक से लेकर के अपनी भविष्य की अप्रोच तक हर दिशा में भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दूसरी बार बजट पेश करेंगी और आज खीर सेरेमनी के साथ औपचारिक शुरुआत बजट सेशन की हो गई है। बजट सत्र से पहले पारंपरिक खीर सेरेमनी की गई। वंदे मातरम के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और अपने ओपनिंग रिमार्क में सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के साथ जो सहयोग मिल रहा है और जिस तरह का विजन मिल रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, पारंपरिक खीर सेरेमनी के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, हमने पिछले साल भी देखा था जब मुख्यमंत्री ने पहली बार सरकार बनने के बाद बजट सत्र की शुरुआत की थी तो खीर सेरेमनी रखी गई थी और ठीक उसी तरीके से इस बार भी देखने को मिला है। साथ ही में जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और उन लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ जो की है वो खाई गई है। जो सदन है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट नेता बने हैं उसे लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। इसके साथ ही में 280 रूल 280 के तहत अलग अलग विधायक है उस बाबत जानकारी है वो सभी रखे हैं। और अब जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो सदन के अंदर जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसे पेश कर रही नजर आ रही हैं। जी प्रणय, रोकना चाहेंगे आपको। विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आर्थिक सर्वे पेश कर रही हैं और कल बजट पेश किया जाएगा दिल्ली का। सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद अब ये प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहेंगे, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण श्री मोहन सिंह बिष्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक सेकंड। कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण 2 श्री अजय महावर लोक लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पहली पीएससी की रिपोर्ट स्वास्थ्य पर है। आपके माध्यम से कुछ तथ्य के साथ मैं इसको सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष में सीएजी की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर रिपोर्ट वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या 3 से संबंधित है। यह रिपोर्ट 28 फरवरी 2025 को सदन के समक्ष रखी गई थी। समिति ने अपने बैठकों में रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की। विभाग द्वारा प्रस्तुत एटीएंस और समिति के समक्ष मौखिक बयान के आधार पर इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। यहाँ मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने सीएजी की रिपोर्टों को सदन में छुपाया था। अध्यक्ष जी, तब आपको ही इसे विधानसभा में रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने अपने पहले ही सत्र में जनता को किए गए अपने वादे के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट सदन के समक्ष में प्रस्तुत की। यदि ये रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाती तो सरकार पहले ही सुधारात्मक कार्रवाई कर सकती थी। दिल्ली के लोगों के खराब स्वास्थ्य सेवाओं का सामना नहीं करना पड़ता दिल्ली के लोगों को। अध्यक्ष महोदय, सदन को यह जानकर भी हैरानी होगी कि पीएससी कमेटी की यह रिपोर्ट 16 साल बाद इस सदन में रखी जा रही है। 16 साल तक कोई रिपोर्ट इस सदन में नहीं आई। आखिरी रिपोर्ट 2009 में पेश की गई थी, 9-10 में। लोकपाल के नाम पर दिल्ली को गुमराह करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब सत्ता में थी तो समिति को निष्क्रिय कर दिया था। शायद ही कोई बैठक हुई हो। हमारी माननीय लीडर अपोजिशन आतिशी जी भी इसकी सभापति रही हैं 2 वर्ष, लेकिन वो भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, उसमें विफल रही। पीएससी को संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक माना जाता है। यह विधायिका की ओर से एक प्रहरी की भूमिका निभाती है ताकि कार्यपालिका द्वारा विधानसभा द्वारा स्वीकृत धन पर जवाबदेही की जांच की जा सके। उन्होंने पीएससी को पंगु बनाया और इसके बाद एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के सामने पेश नहीं की। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट में
2016 से 22 तक की अवधि को शामिल किया गया। इसमें केजरीवाल मॉडल के बारे में आम आदमी सरकार के खोखले दावे की विफलता को पूरी तरह से उजागर किया है। इस परफॉर्मेंस ऑडिट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की व्यापक रूप से जांच और विश्लेषण किया गया है। हेल्थ सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, availability of drugs, medicine, equipments and other consumables, health infrastructure, financial management, outcome of centrally sponsored schemes, regulatory mechanism, sustainable development goals 3, यहाँ तक कि प्रोग्राम्स, स्कीम, प्रोजेक्ट, सर्विसेज ऑफ GNCD, आयुष, ये सभी तात्कालिक सरकार ने किसी भी मानदंड में निर्धारित मानक को पूरा नहीं किया। ये कमेटी की रिपोर्ट में हमने पाया है। इसे पूरा करने में असमर्थ रही। इसके विपरीत दावे किए गए 10 वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया। कई वर्षों तक अस्पतालों, अस्पतालों में बड़ी संख्या में रिक्तियां रहीं। इसके लिए भी पिछली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए। कर्मचारियों की कमी के कारण स्वास्थ्य संस्थानों पर कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ा। यहाँ तक कि दिव्यांगजन जो PWD श्रेणी से नर्सिंग अधिकारियों का एक भी पद भरने में विफल रहे। अब समिति ने सिफारिश की है कि इन पदों को भरा जाए। समिति ने पाया कि धन उपलब्ध होने के बावजूद पिछली सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचाओं को सुविधा प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रही। धन के ऑप्टिमम उपयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कमेटी को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि हेल्थ सर्विसेज यूनिट में दवाओं, मेडिसिन, इक्विपमेंट की भारी कमी थी। आमतौर पर कमी का कारण फंड की कमी होती है, लेकिन दिल्ली में यह कमी पूरी तरह लापरवाही और अनदेखी की वजह से था। और इसका क्योंकि कोई सुपरविजन मॉनिटरिंग नहीं थी। खुद हमारी मुख्यमंत्री जी भी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने कई सरप्राइज विजिट की थी, तो देखा कि भारी मात्रा में इक्विपमेंट्स गोडाउन में पड़े हैं। दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से खरीदी गई ये सारी चीज़ें गोडाउन में धूल फांक रही थी, लेकिन दिल्ली के काम नहीं आ रही थी। मैं जब विपक्ष में था, अध्यक्ष जी, आपको भी ध्यान में होगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी DDA जमीन नहीं देती, केंद्र जमीन नहीं देती, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि जमीन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार ने इसका इस्तेमाल करने के लिए कभी कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। कभी हेल्थ सर्विस के लिए जमीन पर कब्जा में देरी, जमीन मिलने के बाद निर्माण में देरी, निर्माण कार्य पूरा करने में देरी, अतिक्रमण हटाने में देरी, सभी स्टेज पर देरी ही देरी ये करते रहे। और बेड पेशेंट रेशियो के कारण लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक और समस्या थी कि फंड लैप्स हो जाते हैं हर साल, तो प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, जिसके कारण वो फंड काम नहीं आता, वो लैप्स हो जाते हैं। पिछली सरकार सिर्फ झूठे वादे और विज्ञापन छपवाने में मस्त रही। लोगों के स्वास्थ्य सेवा से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं पता उनकी क्या दिक्कत थी। ऑडिट से ये भी पता लगता है कि केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम थी, अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहता हूँ, इसको ठीक से पढ़ें रिपोर्ट को जरूर, कि जो CSS की जितनी स्कीम थी, आयुष्मान भारत हो, जननी सुरक्षा योजना हो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो, और NHM के तहत लक्ष्य कार्यक्रम हो, मातृपूर्ण सेन योजना हो, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, एक भी स्कीम ठीक से लागू नहीं की। और इस नाकामी के कारण दिल्ली के गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। और अब सरकार ने ये भरोसा दिलाया, हमारी वर्तमान सरकार ने, कि इस साल इसमें काफ़ी सुधार किया जा रहा है। गंभीर चिंता के साथ समिति ने यह भी नोट किया कि रेगुलेटरी बॉडीज का काम ठीक नहीं किया गया। झोला छाप डॉक्टर, बिना क्वालिफिकेशन वाले नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ, नकली दवाओं के खतरे को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे लोगों की जानें खतरे में पड़ी हैं। सरकार ने इस मोर्चे पर स्थिति सुधारने का वादा किया है, कदम उठाना शुरू कर दिया है। अनेक चीज़ें हैं अध्यक्ष जी। SDG 3 संयुक्त राष्ट्र संघ का 2030 का सभी उम्र के लोगों के लिए जो मातृ शिशु होती है, शिशु बीमारी से, महामारी, एड्स, TB, मलेरिया से लड़ने वाली, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुरक्षित करने के, दवाओं को पहुंचाने में सुधार करने में, प्रदूषण, असुरक्षित पानी जैसे सभी विषयों पर जो दूर करने का वादा किया था, इसे 2016 में अपनाया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का प्रयास अब सरकार ने कहा है। पिछली सरकार ने किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि EWS स्कीम के बारे के ऑडिट में भी पाया गया कि सरकार ने जो गरीब लोगों को DGHS द्वारा पहचाने गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई मुफ्त में इलाज नहीं हुआ। इस तरह से इन्होंने अफरा तफरी फैला के रखी। ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा दी गई जानकारी